बात आज से 18 साल पहले दिसंबर 2006 की है। शायद आपको याद हो, हम बात कर रहे हैं दुनिया को झकझोर देने वाली उस वहशतनाक हत्याकांड की जिसका नाम था निठारी हत्याकांड। ऐसा सनसनीखेज दर्दनाक हत्याकांड जिसमें आरोपी गिरफ्तार हो गए, उनको फांसी की सजा भी सुना दी गई। 15 मामले उनके खिलाफ नामजद किए गए, लेकिन फिर 18 साल बाद उन्हें बरी कर दिया गया। पुलिस की टीम छानबीन में लगी थी। कोठी नंबर D5 के पीछे गंदे नाले से एक के बाद एक पॉलीथिन की बोरियां बाहर आ रही थीं, जिनके अंदर थे मासूम बच्चों के नरकंकाल, खोपड़ियां और शरीर के टुकड़े। लोगों का कलेजा मुंह को आ गया था। माओ का दिल धड़कना भूल चुका था। आखिर ये किस नर पिशाच का काम था? क्या माजरा था? धीरे धीरे हड्डियों के ढेर ने पहाड़ का रूप ले लिया, पर पॉलीथिन में भरे कंकाल एक के बाद एक सामने आते ही जा रहे थे। अपराधियों को हिरासत में ले लिया गया था। अपने आंचल के फूलों की इस दुर्गति को देखने के बाद भी मजबूर माँ बाप को कानून पर भरोसा था। उन्हें विश्वास था, वे जानते थे भले ही देर हो पर अपराधियों को उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। वे अपराधियों को फांसी पर लटका हुआ देखना चाहते थे। 18 साल तक इंसाफ के इंतजार में उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा था, लेकिन अचानक एक ऐसी खबर आई जिसने उनको अंदर तक तोड़ कर रख दिया। आखिर क्या है वो खबर? 18 साल बाद ऐसा क्या हुआ कि लोग कोठी नंबर D5 पर फिर पत्थरबाजी करने लगे? आइए बिना समय गवाए बेरहमी की सारी हदें पार कर देने वाले इस अपराध की सनसनीखेज कहानी की ओर बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कहानी है 2005 की और कहानी के दो मुख्य किरदार हैं, एक मोनिंदर सिंह पंडेर, दूसरा उनका खानसामा सुरेंद्र कोहली। मोनिंदर सिंह पंडेर ने 2005 में नोएडा सेक्टर 31 में निठारी गांव के पास D5 नंबर की कोठी खरीदी थी। उनका अपना परिवार काफी संभ्रांत और प्रतिष्ठित था। परिवार के सभी सदस्य और रिश्तेदार चंडीगढ़ में रहते थे, लेकिन उन्होंने नोएडा को अपने रहने का ठिकाना बनाया था। वजह थी नोएडा में उनकी एक कंपनी जिसकी देखरेख उनकी जिम्मेदारी थी। मोनिंदर पंडेर काफी पढ़े लिखे, सभ्य दिखने वाले हाई प्रोफाइल आदमी थे। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी की थी और एक लग्जरियस लाइफ स्टाइल फॉलो करते थे। उनकी इस कोठी में बड़े बड़े रसूखदार लोगों और जाने माने पॉलिटिशियन का भी आना जाना लगा रहता था, जबकि वे ज्यादातर काम के सिलसिले में विदेश में रहा करते थे। मोनिंदर सिंह पंडेर खाने के काफी शौकीन थे, लेकिन परिवार से दूर नोएडा में अकेले रहने के कारण उन्हें खाना आदि बनाने के लिए एक सहायक की जरूरत थी। दूसरी तरफ सुरेंद्र कोहली उत्तराखंड के अल्मोड़ा का रहने वाला था और साल 2000 में ये मासूम सा दिखने वाला आदमी उत्तराखंड से दिल्ली आ गया। यहाँ वह एक ब्रिगेडियर के घर पर खाना बनाया करता था, जहाँ से उसका संपर्क मोनिंदर सिंह पंडेर से हुआ और ब्रिगेडियर द्वारा उसकी तारीफ करने के कारण मोनिंदर सिंह पंडेर ने सुरेंद्र कोहली को अपने पास बुला लिया। मोनिंदर सिंह पंडेर ने सुरेंद्र को रहने के लिए कोठी की छत पर ही बना हुआ एक कमरा दिया था, लेकिन क्योंकि मोनिंदर सिंह पंडेर को फैक्ट्री के काम से ज्यादातर शहर से बाहर ही रहना पड़ता था, इसलिए सुरेंद्र कोहली ही मालिक की तरह इस आलिशान कोठी में ऐश करता था। मोनिंदर सिंह पंडेर एक अय्याश तबीयत के आदमी थे, जिसके कारण उनकी कोठी में कॉल गर्ल्स का आना जाना लगा ही रहता था। कई बार कॉल गर्ल्स का इंतजाम करने में सुरेंद्र कोहली भी मालिक की सहायता करता था। सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक बच्चों के गायब होने की घटनाएं सामने आने लगी। लोगों ने अनुभव किया था कि कोठी के पास स्थित पानी की एक टंकी के पास से ही अक्सर बच्चे गायब हो जाते हैं। कमाल की बात यह थी कि कभी भी कोई हाई प्रोफाइल बच्चे की गुमशुदगी नहीं पाई गई। गुमशुदा सभी बच्चे गरीब परिवारों के थे। उस जगह के विकास का कार्यक्रम जारी था, लेकिन अभी यहाँ रहने वालों की देखरेख के लिए रेजिडेंट एसोसिएशन आदि का निर्माण नहीं हुआ था, जिसके कारण इस मामले को वहाँ के लोग अपने नजरिए से देख रहे थे। गांव के लोगों का मानना था ये किसी भूत प्रेत का काम है। किसी को भी कोठी पर कोई शक नहीं था। माँ बाप बच्चे गायब होने की सूचना पुलिस को देते, पर पुलिस कोई खास कदम नहीं उठाती, क्योंकि पुलिस का मानना था कि माँ बाप अपने बच्चों की उम्र गलत लिखवा रहे थे। गायब होने वाले बच्चों में ज्यादातर लड़कियां ही थीं, इसलिए पुलिस को लगता था कि वह किसी के साथ घर छोड़कर भाग गई होंगी, फिर खुद ही वापस आ जाएंगी।
क्योंकि किशोरावस्था में गरीब तबके के लोगों में होने वाली ये आम बात थी। लेकिन लोगों का ध्यान कोठी D5 पर तब गया जब 29 दिसंबर 2006 में एक महिला जो घरों में चौका बर्तन का काम करती थी, काम की ज़रूरत होने के कारण काम की बात करने गई। इसने मुनिंदर सिंह पंडेर की कोठी पर पहले भी साफ सफाई का काम किया था, लेकिन प्रेगनेंसी के कारण उसे ये नौकरी छोड़नी पड़ी थी। बच्चा होने के बाद वो फिर से उस कोठी पर काम करना चाहती थी, इसलिए इस लालच में कि काम ज़रूर मिल जाएगा वह कोठी में गई। लेकिन उस दिन के बाद से महिला कहीं भी दिखाई नहीं दी। उसका कोई अता पता नहीं चल पाया। उसके जान पहचान और परिवार वालों ने उसे बहुत ढूंढा, पर वो नहीं मिली। तो परिवार वालों ने पुलिस से शिकायत की, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की थी। उसके घर वालों को शक था वह कोठी से बाहर नहीं आई। लेकिन इस मामले ने नया मोड़ तब लिया जब 7 मई 2006 में पायल नाम की लड़की लापता हो गई। ये खबर ऐसी थी जिसने जैसे एक नया पिटारा खोल दिया हो, वो भी ऐसा जो सबकी कल्पना से भी परे था। उसने अपनी गवाही में बताया कि पायल उसके रिक्शे में मनिंदर पंडेर की इस खूनी कोठी में रिक्शे से आई थी। उसने रिक्शे वाले को कोठी के बाहर रुकने को कह वापस आकर पैसे देने की बात कही थी। काफी देर बाद जब वह वापस नहीं लौटी तो रिक्शा वाले ने पैसे लेने के लिए कोठी का गेट खटखटाया। इस पर सुरेंद्र कोहली ने बताया कि पायल तो काफी देर पहले जा चुकी है, जबकि रिक्शे वाला कोठी के सामने ही था। उसने पायल को निकलते हुए नहीं देखा। उसे शक हुआ। उसने ये बात तुरंत पायल के घर वालों तक पहुंचा दी। पायल के पिता नंदलाल ने आनन फानन में FIR लिखवाई और साफ कहा कि उनकी बेटी कोठी से गायब हुई है। पायल के पिता पुलिस पर दबाव बनाने लगे। पुलिस ने गौर किया कि इस घटना के पहले ही निठारी से लगभग 1 दर्जन से ज्यादा बच्चों के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। पुलिस को मामले की गंभीरता नजर आई और कुछ बड़ा घपला होने के अंदेशे से पुलिस आनन फानन में एक्शन में आ गई। पुलिस ने कोठी D5 पर छापामारी की और जब वे कोठी के अंदर दाखिल हुए तो उन्हें वहां काफी शराब की बोतलें और आपत्तिजनक तस्वीरें फैली हुई मिली। पुलिस को जांच में कोठी के अंदर से पायल का फोन और पायल के कपड़े बरामद हुए। पुलिस ने उस नंबर के कॉल की डिटेल निकलवाई तो पुलिस को मुंबई से लेकर और भी तमाम जगहों के नंबर मिले। उन नंबरों की जांच की गई तो मुनिंदर सिंह पंडेर और कॉल गर्ल्स के संपर्क से जुड़े काफी सुराग बाहर आ गए, लेकिन जांच में इसके सिवा कोई ऐसी खास चीज नजर नहीं आ रही थी कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन अपराध अपना पता खुद देता है। पुलिस के साथ ही लोकल लोग भी अंदर आ गए थे। कुछ लोगों ने नोटिस किया कि कोठी के बैक साइड में एक बड़ी ग्रिल लगी हुई थी, जिसके पीछे एक गंदा नाला बहता था। लोगों ने देखा कोठी के ठीक पीछे वाली जगह पर नाले में काफी मात्रा में पॉलिथीन की बोरियां पड़ी थी। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। वहां पर तफ्तीश करने से पुलिस का शक बढ़ गया तो उन्होंने तुरंत नगरपालिका से सफाई कर्मचारियों को बुला उन बोरियों को निकलवाना शुरू किया। और जब उन बोरियों को खोलकर जांच कराई गई तो जांच के बाद पुलिस कर्मियों के भी पसीने छूट गए, क्योंकि बोरियों में बच्चों के नर कंकाल भरे हुए थे। कुछ बोरियों में बच्चों की खोपड़ियां थीं, कुछ में हड्डियां और बहुत से स्कूल बैग भी बरामद हुए थे। कोठी के पीछे नाले में ये बोरियां दूर तक फैली पड़ी थीं और उनमें से हड्डियों के निकलने का सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने इसकी जांच CBI को सौंप दी और इस जांच में एक मासूम से दिखने वाले ऐसे आदमखोर नरपिशाच का राज सामने आया जिसने 1-2 नहीं बल्कि 17 मासूम बच्चों को अपना शिकार बनाकर दरिंदगी की सारी सीमाएं तोड़ दी थीं। जांच में DNA सैंपलिंग की गई थी, जिसका मिलन उन पीड़ित परिवार के लोगों से करवाया गया जिन्होंने बच्चे गायब होने की कंप्लेन करी थी, और सारे केसेस सामने आ गए। 8 फरवरी 2007 को CBI की स्पेशल कोर्ट ने मुनिंदर सिंह पंडेर और सुरेंद्र कोहली को 14 दिनों के लिए CBI की कस्टडी में भेज दिया और 28 फरवरी और 1 मार्च 2007 को इस दरिंदे अपराधी सुरेंद्र कोहली ने दिल्ली में अपना इकबाले बयान दर्ज करवाया, जिसमें उसने कबूल किया कि वह गांव के भोले भोले मासूम बच्चों को बुलाकर पहले उन्हें गला घोट के मारता, फिर उनके निर्जीव शरीर के साथ दुष्कर्म करता, उसके बाद लाश के टुकड़े टुकड़े कर देता। इतना ही नहीं, कई बार वह उन मासूमों की लाश के चुनिंदा टुकड़े पकाकर खाया भी करता और बाकी कोठी के पीछे नाले में बहा देता था।
उसने ये भी कबूल किया कि उसकी इस दरिंदगी की जानकारी उसके मालिक मनिंदर सिंह पंडेर को नहीं थी। उसने कबूल किया कि जब उसके मालिक कॉल गर्ल्स के साथ कमरे में रात गुजारते तो वह उन्हें छुप कर देखता था, और अपनी शारीरिक भूख मिटाने जब ये कॉल गर्ल्स के पास जाता तो शारीरिक शक्ति में कमी होने के कारण कॉल गर्ल्स उसका मजाक उड़ाती थीं, जिसके बाद उस पर हैवानियत सवार हो जाती थी। इसलिए उसने खुद को संतुष्ट करने का ये वहशतनाक तरीका ढूंढा। निठारी कांड में सीबीआई ने अपराधियों के खिलाफ 16 मामले दर्ज किए थे, जिसमें गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने सुरेंद्र कोहली को 14 मामलों में दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई थी, जबकि मनिंदर सिंह पंडेर के खिलाफ 6 मामले दर्ज किए और इनमें से 3 मामलों में कोर्ट ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई थी। आइए सिलसिलेवार तरीके से जानें इस केस में कब कब क्या क्या हुआ। 29 दिसंबर 2006 को कोठी D5 के मालिक मनिंदर सिंह पंडेर और उसका नौकर सुरेंद्र कोहली गिरफ्तार किया गया, और 30 दिसंबर को छापेमारी में कोठी के पीछे नाले से बच्चों के कंकाल मिले। 5 जनवरी 2007 को यूपी पुलिस दोनों अपराधियों को नार्को परीक्षण के लिए गांधीनगर लेकर गई, जिसके ठीक बाद 10 जनवरी को सीबीआई ने इस मामले की जांच अपने हाथ में ले ली। 11 जनवरी 2007 को सीबीआई ने मकान के निकट नरकंकाल और हड्डियां बरामद की, और 12 जनवरी मनिंदर सिंह पंडेर और सुरेंद्र कोहली से सीबीआई द्वारा देर तक पूछताछ की गई, जिसके बाद 20 जनवरी को यूपी सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में अपनी रिपोर्ट दाखिल की, जिसके बाद 8 फरवरी को सीबीआई की विशेष अदालत ने पंडेर और सुरेंद्र कोहली को 14 दिन के लिए सीबीआई की हिरासत में भेज दिया, जहां 28 फरवरी को सुरेंद्र कोहली ने दिल्ली में ACMM में अपने इकबालिया बयान दर्ज कराए। इन बयानों की वीडियोग्राफी भी की गई, जिसके बाद 22 मई 2007 को सीबीआई ने गाजियाबाद की अदालत में इस वहशतनाक मामले का पहला आरोप पत्र दाखिल किया, जिसमें मनिंदर सिंह पंडेर पर हल्के आरोप लगाए गए। सुरेंद्र कोहली पर कार अपहरण और हत्या के आरोप लगाए गए, जिसके बाद 13 दिसंबर को गाजियाबाद की विशेष सीबीआई ने मनिंदर सिंह पंडेर के खिलाफ 2 किशोरियों से कार तथा उनकी हत्या के मामले में आरोप तय किए। 12 फरवरी 2009 में विशेष सीबीआई न्यायाधीश ने पंडेर और कोहली को कार एवं हत्या का दोषी ठहराया। वहीं 13 फरवरी 2009 को निठारी में सिलसिलेवार 19 हत्याओं में से एक 14 वर्षीय रिम्पा हालदार के साथ और उसकी हत्या के लिए विशेष अदालत ने पंडेर तथा कोहली को मौत की सजा सुनाई। 4 मई 2009 कोहली को आरती प्रसाद की हत्या का दोषी पाया गया। उसे 12 मई को दूसरी बार मौत की सजा सुनाई गई। 28 सितंबर 2009 को फिर कोहली को मजदूर पप्पू लाल की 8 वर्षीय लड़की रचना लाल की हत्या के जुर्म में तीसरी बार मौत की सजा सुनाई गई। साथ ही तारीख 22 दिसंबर 2009 को कोहली को चौथी बार मौत की सजा सुनाई गई। 7 सितंबर को सुरेंद्र कोहली की मौत की सजा को सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद में बदल दिया। 24 जुलाई 2014 को सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह पंडेर को 20 वर्षीय पिंकी सरकार की हत्या और बलात्कार के प्रयास में सीबीआई अदालत ने दोषी ठहराया। इस तरह सभी मामलों में सुनवाई और फैसलों के चलते चलते 18 वर्ष का लंबा समय बीत गया। मासूम बच्चों के अभिभावक दिल पर पत्थर रख धैर्य से इंसाफ का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अचानक उनका धैर्य उस पल जवाब दे गया। 16 अक्टूबर 2023 को खबर आई कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वैशी सुरेंद्र कोहली और अय्याश मनिंदर सिंह पंडेर को इतने संगीन इल्जामों से बरी कर दिया है। तो कोई इस पर विश्वास नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अदालतों द्वारा सुरेंद्र कोहली को 10 से अधिक मामलों में पहले ही फांसी की सजा सुनाई जा चुकी थी। वहीं मनिंदर सिंह पंडेर को भी 3 मामलों में फांसी की सजा मिली थी। फिर भला वह बरी कैसे हो सकते थे? इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले पर नोएडा में इस हत्याकांड के पीड़ित मासूम बच्चों के अभिभावक ने इस फैसले के प्रति अपनी असंतुष्टि दिखाते हुए अदालत से स्पष्ट प्रश्न किया कि अगर इन दोनों अपराधियों ने उनके बच्चों को नहीं मारा तो उनके कातिल कौन है। उनका मानना है कि 17 साल धैर्यपूर्वक इंतजार करने के बाद भी उन्हें न्याय नहीं मिला। हाईकोर्ट ने दोनों अपराधी मनिंदर सिंह पंडेर और सुरेंद्र कोहली को सभी मामलों से बरी करते हुए फैसले पर सफाई देते हुए कहा
कि सीबीआई ने केस की शुरुआत में मनिंदर सिंह पंडेर और सुरेंद्र कोहली दोनों पर इस हत्याकांड का पूरा आरोप लगाया था, लेकिन बाद में इस मामले में सिर्फ सुरेंद्र कोहली को ही आरोपी बनाया गया और सारा दोष उस पर मढ़ दिया गया। अदालत के अनुसार केस से संबंधित सभी कंकाल पुलिस को नाले से मिले थे, जो निठारी में बनी कोठी नंबर D5 और D6 दोनों की ही सीमा पर थे। साथ ही इस केस में एक भी कंकाल की बरामदगी मनिंदर सिंह पंडेर के घर से नहीं हुई थी। सभी शवों के धड़ गायब थे और शक जताया गया कि ये मामला अंगों की तस्करी का भी हो सकता है, क्योंकि छोटे बच्चों के अंग प्रत्यारोपण की बेहद मांग रहती है। साथ ही शवों को जिस तरह से काटा गया था उसमें किसी अनुभवी डॉक्टर के शामिल होने की आशंका थी। मनिंदर सिंह पंडेर की कोठी D5 के ठीक पड़ोस D6 में रहने वाले डॉक्टर अमित, जिन्हें मानव तस्करी के अवैध कारोबार के रूप में पकड़ा भी जा चुका था, उनका बयान पुलिस द्वारा कभी लिया ही नहीं गया। साथ ही शवों का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर अमित ने भी ये शक जताया था कि एक शव को सड़ने में 3 महीने का समय लगता है और पूरी तरह सड़ने में लगभग 3 साल तक का समय लग जाता है। अगर कुछ बच्चे 1 साल पहले गायब हुए थे तो उनके शवों की हड्डियां क्यों मिल रही थीं? याद रहे कि इस केस में सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह पंडेर ने और कत्ल के मामलों की बात खुद कबूल की थी और जांच में भी सामने आया था कि 19 बच्चों और महिलाओं के साथ हत्या और किया गया था और बाद में शव के टुकड़े टुकड़े किए गए थे। पुलिस जांच में भी कोहली ने नरभक्षण की बात कबूल की थी। दरअसल हमारा कानून सबूत मांगता है और इस केस में 3 ऐसी चीजें थीं जिसका फायदा कोहली के वकीलों को मिल गया। आइए जानते हैं वो 3 चीजें क्या थीं। सबूत इकट्ठा करने में लापरवाही, अपराधियों के बयानों के टेप का गायब होना और फॉरेंसिक सबूतों की कमी। लेकिन हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद अभी न्याय के दरवाजे बंद नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा अभी भी पीड़ितों के लिए खुला हुआ है। सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह पंडेर पर आए हाई कोर्ट के फैसले को सीबीआई ने भी इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। सीबीआई के वकील संजय कुमार यादव का कहना है कि इन्हीं सबूतों के आधार पर अदालत ने कोहली को मिली फांसी की सजा पर मुहर लगाई थी। ऐसे में हाईकोर्ट का ये फैसला हैरान कर देने वाला है। इन सब के बीच सबके दिमाग में यही सवाल अब भी है कि अगर वे दोनों कातिल नहीं तो उन मासूमों की हत्या किसने की? बेरहमी से उनके साथ दुष्कर्म फिर टुकड़े किसने किए? आखिर इस घिनौने कृत्य का जिम्मेदार है कौन? फैसला आप करें और कमेंट करके जरूर बताएं आपकी नजर में क्या सही है। मगर आपके अनुसार इन आरोपियों का अगर गुनाह साबित हो जाता है तो इसे क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी जरूर ऑन कर लीजिए। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही दिल दहला देने वाली सच्ची कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।